Assalamu alaikum. Let's start another numerical related to the last topic which we were covering in the previous lecture. हम जो डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, अगर आपको याद हो तो हमने इस न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था जिसके अंदर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे थे और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स उनको देख रहे थे। तो कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह का है। It is 14.81. It states that a 30-pound block A is placed on top of a two nested springs B and C and then pushed down to the position shown. If it is then released, determine the maximum height h to which it will rise. सवाल समझ लेते हैं। आपके पास हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, दो नेस्टेड स्प्रिंग्स में बात करें कि एक स्प्रिंग के बीच में एक और दूसरा स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग सी है एक स्प्रिंग बी है। उन दोनों की आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है, के बी इक्वल्स टू 200 पाउंड्स पर इंच एंड के सी इक्वल्स टू 100 पाउंड्स पर इंच। अब जब वो अनस्ट्रेच है या अनडिफॉर्म्ड है तो उसकी स्टेट कुछ इस तरह की है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक ब्लॉक जो 30 पाउंड का था वो स्प्रिंग के ऊपर रखा और उसको प्रेस किया। उसको हमने कितना प्रेस किया कि वो इनिशियली इस डेटम से 6 इंच और 4 इंच रिस्पेक्टिवली ऊपर नीचे था। अच्छा, अब इसमें देखो जो बाहर वाला स्प्रिंग है जो कि सिल्वर स्प्रिंग है जिसको हम के बी कह रहे हैं, वो उसकी लेंथ कम है कंपेयर टू जो कि अंदर वाला स्प्रिंग है सी। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको इनिशियली जब वो अनस्ट्रेच था या अनकम्प्रेस था तो उसकी ये स्टेट है, राइट साइड के ऊपर है। जब हमने इसके ऊपर 30 पाउंड का ब्लॉक रखा, उसको हमने दबाया तो व्हाट हैपन्स कि जो बाहर वाला स्प्रिंग है वो 4 इंच नीचे आया और जो अंदर वाला स्प्रिंग है वो 6 इंच नीचे की तरफ आया। तो इनिशियली अगर इसकी पोजीशन जो है वो मतलब जो डिफ्लेक्शन हुई दोनों स्प्रिंग में वो डिफरेंट है। मतलब अनडिफ्लेक्टेड ये कंडीशन है जो राइट साइड के ऊपर है, और डिफ्लेक्शन जब हुई तो वो बाहर वाला 6 इंच अंदर वाला 6 इंच नीचे आया और जो बाहर वाला है वो 4 इंच है। इससे एक और बात साबित होती है कि जो बाहर वाला स्प्रिंग है वो ज़्यादा स्टिफ है और अंदर वाला स्प्रिंग जो है वो कम स्टिफ है, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर उसकी जो स्टिफनेस है वो कम है, नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ तक हमें एक बात समझ में आ रही है कि जब आपने ब्लॉक ए को ऊपर रख के पुश किया तो एक 6 इंच है और एक 4 इंच नीचे आ रहा है। फिर क्या हुआ, जब हमने उसको हमने क्या, जब पुश करने के बाद हमने को डाटा मान लिया, जब इसको रिलीज़ किया तो व्हाट हैपेंस कि ये ब्लॉक ए जो है वो हवा में ऊपर की तरफ ऊपर जाता है और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है और वो डिस्टेंस जो है वो एच है फ्रॉम द डाटा। ओके, सो हमें ये सवाल ये कि हमें ये एच हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर समीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सो समीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स को हम विल बी इक्वेटेड, विच मीन्स दैट कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पर, अगर हम डाटम पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करते हैं तो बराबर किसके होगा, नई पोजीशन जो कि एच हाइट अबव है फ्रॉम द डाटम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट डाटम पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम सम करते हैं और बराबर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इस नए पॉइंट एच पर। तो दैट्स अ सिंपल रिलेशन। हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास T1 प्लस V1 इक्वल्स टू T2 प्लस V2। अब T1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी, V1 जो है पोटेंशियल एनर्जी है। दो तरह से, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो पॉइंट 1 अगर मैं डाटा मान रहा हूँ तो यहाँ पे आप ऊपर आपने जिसको पुश करके जब नीचे लेके आया है तो यहाँ पे पॉइंट डाटम पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बिकॉज आपको जो ब्लॉक है वो रुका हुआ है। तो हाफ mv1 स्क्वायर जो है वो ज़ीरो टर्म हो गई, हाफ mv1 स्क्वायर ज़ीरो हो गया। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट 1 जो डाटम है उस पर ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है आपके पास, इलास्टिक एनर्जी कितनी है। जब वो डाटम मान रहे हैं हम उसको, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो mgh की वैल्यू होती है वो ज़ीरो है, बिकॉज डाटम के पास h की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हमारे पास जो vg है वो टर्म भी नज़र नहीं आ रही, तो vg टर्म भी ज़ीरो हो गई। तो पहली बात तो ये कि इस पॉइंट पर डाटम पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है बिकॉज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशन इज ऑल्सो ज़ीरो बिकॉज दिस इज द डाटम पॉइंट। तो आपके पास ये दूसरी टर्म भी ज़ीरो आ गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद द सेकेंड टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ वी ई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द
इलास्टिसिटी। अब हाफ के एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर होता है, तो पहला जो स्प्रिंग है वो 4 इंच नीचे आया और दूसरा स्प्रिंग जो है वो 6 इंच नीचे आया, और इन दोनों की के डिफरेंट है जो यहाँ गिवन है। तो हाफ के एक्स एस स्क्वायर एंड प्लस हाफ के एस स्क्वायर, तो 200 के साथ आपने 4 लिखा और 100 के साथ आपने 6 लिखा। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं स्प्रिंग की वजह से जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। These two terms are representing the amount of potential energy stored in the block due to the spring। ठीक है, अब क्या हो रहा है जब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेटम के पॉइंट पर उस ब्लॉक की टोटल एनर्जी है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी का वो टर्म जो कि ड्यू टू ग्रेविटेशन है वो 0 है, बिकॉज हमने mgh जब लिखेंगे तो डेटम पर h की वैल्यू 0 होती है। नाउ मूविंग टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब क्या है, जब हमने इसको रिलीज किया तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नाउ इट इज एट अ न्यू हाइट विच इज h। इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी 0 है बिकॉज ब्लॉक यहाँ रुक गया। इस पॉइंट पर सिंस ये यहाँ पे इलास्टिक कोई स्प्रिंग अटैच नहीं हुआ हुआ इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे जो VE2 है वो 0 भी। सिर्फ यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई भी है इसके अंदर वो सिर्फ इन द फॉर्म वो जो है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन है, मतलब mgh की फॉर्म है। तो mgh में हमारे पास 30 पाउंड ऑलरेडी वेट गिवन था ऊपर की तरह, यहाँ देख सकते हैं हम 30 पाउंड, और हमने सिंपली उसको h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जितनी उसने हाइट कवर किया। तो राइट हैंड साइड पर जो नई लोकेशन है वो जो डेटम से h ऊपर है उस पॉइंट पर आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी मौजूद है, जब और इलास्टिक एनर्जी क्योंकि स्प्रिंग अटैच नहीं हुआ हुआ उस पॉइंट पर, और काइनेटिक एनर्जी भी 0 है बिकॉज वहाँ पे बॉडी में कोई वेलोसिटी या कोई मोशन नहीं है। इस पूरी इक्वेशन में आपके पास तमाम वेरिएबल्स कोई सिर्फ एक सिंगल वैल्यू में h है और आपके पास तमाम वैल्यूज नोन है। तो यहाँ से आपने h के लिए इसको सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट दिस 113 इंचेस as our answer, which is the height when you release the block after pushing down 2 springs 6 inches and 4 inches and then releasing it। I hope ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने 2 पॉइंट्स के ऊपर एनर्जीज को सम किया है, एक एनर्जी जो है वो पॉइंट डायटम पर सम किया और एक एनर्जी को सम किया हमने h हाइट पर। डायटम पर एनर्जी का सम जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फिर 2 फर्दर एनर्जीज होती हैं, टाइप्स होती हैं पोटेंशियल एनर्जी की, एक होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन में इस टर्म में 0 क्यों है, बिकॉज हमने डायटम पर लिखा है और इलास्टिक जो है वो 2 है, आपके पास 2 स्प्रिंग है। राइट हैंड साइड पर ग्रेविटी है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और आपके पास स्प्रिंग की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं है। which makes right hand side quite simple। I guess यहाँ पे हम सवाल को रोकते हैं and we will continue to the next numerical। next numerical क्या कहता है हमारा, it's 14.92। The roller coaster car having a mass m, या मास गिवन नहीं है बट मास को हम m की तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। इस मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है वहाँ पे बॉडी या रोलर कोस्टर है वो रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो वहाँ पे वो रेस्ट में है। इफ़ द ट्रैक इज़ टू बी डिज़ाइंड सो दैट द कार डज नॉट लीव इट एट पॉइंट बी। ट्रैक को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पॉइंट बी पर वो जो गाड़ी है या जो रोलर कोस्टर है वो उसको छोड़े ना उस ट्रैक को, बल्कि वो अपना जो चक्कर है या अपना जो रोटेशन है रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट कर ले। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड हाइट, हमें हाइट निकालनी है, कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी h फ्रॉम द बेसमेंट फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रेल ट्रैक। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ कार व्हेन इट रीचेस पॉइंट सी, और हमें कार सी की स्पीड निकालनी है जब वो पॉइंट सी पर पहुंचे। अब देखो हम देख लेते हैं कि पॉइंट ए से जैसे गाड़ी नीचे जाएगी वो इस ट्रैक को फॉलो करेगी और फिर यूँ आ जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमें एक तो एच निकालना है और सी पर उसकी स्पीड निकालनी है। इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉइंट बी पे क्या हो रहा है। पॉइंट बी पे जब गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो अगर उसकी स्पीड नहीं होगी तो इट विल फॉल डाउन। मेरा ऐसे क्या आमतौर पर होता है क्या कि ये उस चक्कर को ऐसे पूरा करती है। तो पॉइंट बी पर the car is released from the track is designed so that the car does not leave it at B। जब लीव पॉइंट बी पर लीव नहीं कर रहा तो वो लिमिटिंग वैल्यू है कि जिस पॉइंट पर गाड़ी
अटैच हुई भी है पॉइंट बी से और जस्ट अबाउट टू लीव, मतलब हमें उस पर बस लीव होने ही वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पॉइंट बी की, सिंस इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द रोलर कोस्टर इज अबाउट टू लीव द ट्रैक एट बी। देखो जब किसी सरफेस से टकराती है, जब भी वहाँ पर रिएक्शन क्रिएट होता है। अगर मैं बात करता हूँ रोलर कोस्टर की, तो जो रोलर कोस्टर है वो ट्रैक के साथ अगर टच हो रही है, तो जब टच हो रही है तो आपके पास एक रिएक्शन फोर्स है जिसको हम एन बी कह रहे हैं। अगर रोलर कोस्टर पॉइंट बी पर देखें ऐसे होगी ना, जब अप साइड डाउन होगी, तो आपके पास एन बी जो वैल्यू है वो रिएक्शन है जो कि रोलर कोस्टर और ट्रैक आपस में लगा रहे हैं। बट जब अबाउट टू लीव मतलब जस्ट कि उस पॉइंट पर लीव कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर जो रिएक्शन फोर्स है वो नहीं है, बिकॉज वो बिल्कुल छोड़ने वाला ही है, जो बीच में कांटेक्ट नहीं है। ये लिमिटिंग कंडीशंस है, ठीक है, विच मीन्स कि आपके पास यहाँ पे एन बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। बट हम डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरह कि जब वी बी जो है हमें इस पॉइंट पर हम कंडीशन ये लगा रहे हैं कि आपके पास जो फोर्सेस ऐड कर रही है उसमें एन बी की वैल्यू ज़ीरो है, विच मीन्स कि जो ट्रैक है और रोलर कोस्टर के दरमियान जो आपके पास कांटेक्ट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, एग्जैक्टली तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर समीशन ऑफ फोर्सेस करते हैं, तो जो फोर्स लग रही है एन बी वो एग्जिस्ट नहीं करती और वी हैव अ वेट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब जब वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है तो किसके बराबर होगा, वो एक्सेलरेशन टाइम ए एन के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर अपॉन रो बी। मतलब इस पॉइंट पर जो रो बन रहा है वो 7.5 है और जो वेलोसिटी है वो वी बी वो हमें नहीं पता, विच इज़ एक्चुअली मास टाइम एक्सेलरेशन। ये जो है वो आपके पास वो नॉर्मल एक्सेलरेशन है और वेट जो है वो बॉडी का डाउनवर्ड ऐड कर रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रही है कि आपके पास वी बी जो है वो 73.575 होनी चाहिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। इससे ज़्यादा होगी तो हम सेफ रहेंगे, इससे कम नहीं हो सकती, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। यहाँ पे हमने क्या किया, वेट को जो डाउनवर्ड ऐड कर रहा है बराबर ले लिया उस फोर्स के जो कि अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन लग रही है ऑफ इस ट्रैक के, जो सिंपली क्या होती है ए एन टाइम्स मास। अब यहाँ पे हमारे पास मास से मास कैंसिल हो गया और वी गॉट वी बी जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो 73.57 वी बी स्क्वायर आ रहा है। तो एनीवेज इसको हम स्क्वायर करें या ना करें इट डजंट मैटर, बिकॉज वी बी निकल के हमारे पास आ गया बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट बी। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल एनर्जीज है वो कितनी है और काइनेटिक एनर्जीज कितनी है। बिकॉज हम ए बी और सी पर हर किसी भी दो पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जीज को और काइनेटिक एनर्जीज को सम करेंगे। हम देखते हैं जब हम बात करते हैं फिगर, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस फिगर की बात करते हैं, फिगर बी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर कितनी होगी, अगर मैं इसको डाटा मान रहा हूँ तो इस पॉइंट पर जो एनर्जी है वो एम जी एच है, सिंपली एम जी एच ए, फिर मास पता नहीं है और ग्रेविटी 9.81 है और एच अननोन है। तो क्या आ गया आंसर, 9.81 एम एच। पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या होगी, एम जी एच बी, एम नहीं पता आपको, एच 9.8 है, एच बी 20 है, सवाल में गिवन है पॉइंट बी तक। एंड सिमिलरली पॉइंट सी पर एच सी 0 है, बिकॉज हम वहाँ पर डेटम सेट कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर 0 के बराबर आ रही है। अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस एनर्जी को सम करता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं है, जब भी हम यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी नहीं लिख रहे, इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस वी जी बी। नाउ अगर इनिशियली पॉइंट ए पर जो थी रोलर कोस्टर वो स्टैटिक थी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गई। वी जी ए जो है वो आपने यहाँ से निकाल ली थी 9.81 एम एच, एम मतलब मास है, एच जो है वो हाइट है पॉइंट ए तक की फ्रॉम डेटम। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव हाफ एम। अब ये जो वी बी स्क्वायर है ये आपने यहाँ से उठा लिया वी बी स्क्वायर, बिकॉज ये काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट बी की, बिकॉज रोलर कोस्टर यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। और फिर आपने वी जी का जो पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट है वो लिखा, जो कि 196.2 एम है। अब इस सब में आपके पास एम 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 कैंसिल हो रहा है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से, तो वी आर लेफ्ट विद एच विच इज 23.75, वहाँ पर एच आ गया। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट सी,
हम बी और सी पर लगा रहे हैं यही एनर्जी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो क्या हो रही है हमारे पास, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस वी जी जो है बी पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, और आपके पास हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस वी जी सी। तो यहाँ पे आपने वी बी सी ऑलरेडी वी बी निकाला हुआ ऑलरेडी 73.5, और मास आपकी ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज इट विल बी कैंसल्ड आउट। 196.2 m is the potential energy at point B, and on the right hand side VGC 0 क्यों है, बिकॉज हम C पॉइंट पर डेटम सेट कर रहे हैं, और उस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी सी स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास वी सी की वैल्यू आ गई, बिकॉज m से m कैंसिल हो गया और राइट लेफ्ट साइड पर, और वी सी से बचा। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द हेल्प सेशन। Okay, so now we will move to the next numerical. The next numerical says that a 2 kg collar is released from rest at point A and travels along the smooth vertical guide. Determine the speed of the collar when it reaches point B. We have a we have a guide जो कि ब्लू रंग से शो हो रही है। यहाँ पे हमने डेटम बनाया है पॉइंट ए पे। ये कॉलर जो है सी कॉलर जो है उसका वेट 2 kg है, सॉरी द कॉलर इज अटैच हियर विद अ स्प्रिंग जो पॉइंट डी से कनेक्ट हुआ है। इस के की वैल्यू, स्प्रिंग का जो के है वो आपके पास गिवन है 600 न्यूटन पर मीटर। ए से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कॉलर व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जब ये पहुंचे तो उसकी स्पीड कितनी होगी। ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल फोर्स, जो पॉइंट बी पर नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कॉलर एट दिस पोजीशन। जो नॉर्मल फोर्स बी पर लग रही है वो निकालनी है। इम्पॉर्टेंट बात है जो अनस्ट्रेच लेंथ है स्प्रिंग की वो 200 mm है। अनस्ट्रेच मतलब कि जब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही स्प्रिंग पर तो आपके पास 200 mm उसकी अनस्ट्रेच लेंथ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने डेटम कहाँ सेट किया, पॉइंट ए पे। पॉइंट डी पे हमें वेलोसिटी निकालनी है और फोर्स या जो नॉर्मल फोर्स है वो निकालनी है, और अनस्ट्रेच लेंथ जो है वो 600 न्यूटन पर मीटर है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जीज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और एक पोटेंशियल एनर्जी की दो फॉर्म्स होंगी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। पॉइंट ए पे आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एम जी एच से रिप्रेजेंट होती है, वहाँ पे एच ए ज़ीरो है बिकॉज हमने डेटम ही ए पर बनाया हुआ है, तो दिस टर्म बिकम ज़ीरो। अब पॉइंट बी पे जो जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट बी पे जो एम जी एच है वो किसके बराबर है, 2 जो कि मास है, एम जी 9.81, और एच बी जो है वो आपके पास इस डेटम से वर्टिकल अपवर्ड डिस्टेंस है विच इज़ 4। अगर आप और करें 4 ये है, और फिर यहाँ से लेके ये जो पॉइंट बी है ये एक रेडियस शो कर रहा है 2.2 मीटर, राइट। तो 4 प्लस 0.2 गिव्स यू 6। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज 2 टाइम्स 2 9.81 एंड 0.6 तो 11.7 जूल्स। अच्छा, अब सवाल है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो कॉलर है उसके अंदर कितनी इलास्टिक एनर्जी स्टोर हुई है। वो इलास्टिक एनर्जी के लिए आपको इलास्टिक की जो आपके पास स्प्रिंग है उसकी डिफ्रैक्शन निकालनी है ए पर और बी पर। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट ए की। पॉइंट ए पर जो स्प्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, पहले हम वो देख लेते हैं। देखें आपके पास, अगर आप इस फिगर को देखें तो पॉइंट ए पर जब ये स्प्रिंग यहाँ पर पहुँचा तो इसकी ये लेंथ जो है वो 0.4 है, ये नज़र भी आ रही है 0.4, और ये लेंथ जो है वो भी 0.4 है बिकॉज रेडियस 0.2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 0.4। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो इस पॉइंट से लेके पॉइंट ए तक जब स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो स्प्रिंग की लेंथ हो गई जो कि 4, ये बेस 0.4 है, और इसकी जो परपेंडिकुलर कह लें आप या ये वाली लेंथ है ये भी 0.4 है। अब मुझे निकालना है इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो कि स्प्रिंग की लेंथ होगी, तो वो कैसे निकलेगा, 0.4 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर अंडर रूट। तो मेरे पास स्प्रिंग की फाइनल लेंथ आ गई, मगर स्प्रिंग की जो अनस्ट्रेच लेंथ थी वो 0.2 थी, ये बात सवाल में गिवन है 200 mm। तो हमें ऐसे ही निकालना है कि पॉइंट ए पे जो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन है वो कितनी है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो हमारे पास स्प्रिंग की पॉइंट ए पे जो डिफ्लेक्शन है वो कितनी आ रही है 0.3657 मीटर्स। सिमिलरली पॉइंट बी पे जब पहुंचा स्प्रिंग
तो स्प्रिंग का पॉइंट बी पर जो स्ट्रेच लेंथ है वो कितना निकाली आपने, नाउ वी हैव अ ट्राइंगल विच इज 0.2, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.2 है और ये लेंथ भी 0.2 है, तो 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर का अंडर रूट, आपके पास ये स्ट्रेच लेंथ आ गई स्प्रिंग की, और उसमें से आपने अनस्ट्रेच लेंथ माइनस कर दी तो आपके पास डिफ्लेक्शन आ गई जो स्प्रिंग के अंदर मौजूद है पॉइंट बी पे। ये डिफ्लेक्शन स्प्रिंग ऐसे ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कहाँ यूज होंगी, जब आप पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलास्टिक निकालेंगे या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो आपने जब पॉइंट ए पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ के एस ए स्क्वायर, हाफ के क्या 600 है, एस ए पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन है वो 0.36 है, इसका स्क्वायर ले लिया आपने तो 40.1 आया। सिमिलरली पॉइंट बी पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर है, हाफ के एस बी स्क्वायर, के गिवन है, एस बी आपके पास यहाँ से निकाल चुके हैं। अब सवाल बात आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की क्वेश्चन। अब ए और बी पर लिख रहे हैं तो ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, मूव नहीं कर रहा। ए पर पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि डायटम आपने यहाँ सेट किया हुआ है, बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है विच इज़ 40.11 जूल, जब इलास्टिक यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है ना, इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। नाउ द कॉलर हैज मूव टू पॉइंट बी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ मौजूद है विच इज़ हाफ एम वी बी स्क्वायर, आपको वी बी निकालना है, और पॉइंट बी पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी भी मौजूद है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्प्रिंग भी मौजूद है विच इज़ वी जी बी एंड वी ई बी। वी जी बी जो है पोजिशन की वजह से है और वी ई बी जो है वो स्प्रिंग की वजह से। नाउ वी जी बी आपने यहाँ से निकाला था 11.7 विच इज़ एम जी एच सिंपली, और वी बी आपने यहाँ से निकाला विच इज़ 2.0589। इसको आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वी गॉट वी बी इक्वल्स टू 5.13 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पर हमें निकालना है नॉर्मल फोर्स कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो आपके पास वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड इस पॉइंट बी पे, आपके पास एक वो फोर्स जो स्प्रिंग लगा रही है, स्प्रिंग लगा रहा है इस पॉइंट, इस ब्लॉक के इस कॉलर के ऊपर, जो कि आपके पास कुछ एंगल 45 एंगल पर है बिकॉज ये 0.2 है और ये लेंथ भी 0.2 है, और एक ए एन फोर्स है जो कि नॉर्मल फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कर्व। ये बात हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास फोर्सेस आपको समझ में आ गई हैं तो एक स्प्रिंग फोर्स है, एक वेट फोर्स है और एक आपके पास नॉर्मल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द एंड एक्सिस। तो 45 का एंगल तो सिंपल निकल गया बिकॉज दोनों जो इसकी यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, इस पॉइंट पर अगर जो एंगल बन रहा है वो 0.2 का टेंजेंट ठीक है, टेंजेंट इनवर्स है। अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो आपके पास के मौजूद है स्प्रिंग का और आपके पास जो डिफ्लेक्शन है पॉइंट बी पर वो एस पी है जो 0.0 आपने पिछले स्टेप में यहाँ से निकाली थी, ये निकाली 0 पॉइंट, यहाँ से आपके पास स्प्रिंग की फोर्स आ गई जो पॉइंट बी पर लग रही है 49.7। सिमिलरली हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर अलोंग द नॉर्मल एक्सिस विच इज़ वी स्क्वायर अपॉन रो। रो जो है 0.2 है इस कर्व का, जो कर्व आपके पास यहाँ मौजूद है, और आपके पास जो वी बी है वो आपने पिछले स्टेप से निकाली है 5.13। तो यहाँ से आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई 131.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एफ, हमें एन निकालना है जो कि नॉर्मल रिएक्शन है जो कि कॉलर पर लग रहा है फ्रॉम द फ्रेम या रेल ट्रैक। तो जो फोर्सेस अलोंग द एन एक्सिस हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अलोंग द एन एक्सिस, एक इस स्प्रिंग फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट होगा 45, और एक एन बी है जो कि अब एक्ट लगा रही है और इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग द एन एक्सिस, तो ये 131.43। ये क्वेश्चन काफ़ी मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये वेट एक्ट कर रहा है, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ द स्प्रिंग फोर्स अलोंग द एन डायरेक्शन, माइनस एन बी जो है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है जो अननोन है, इक्वल्स टू मास टाइम द ए एन की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है। इस इक्वेशन में तमाम चीज़ें नोन है सिवाय एन बी के, तो एन बी की वैल्यू -208 आ रही है जो कि यहाँ पे हमने डायरेक्शन साइंस का ऑपोजिट है बिकॉज नाउ इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, विच मीन्स दैट कि हमने जो पहले डायरेक्शन साइंस लिया था यहाँ पे हमने तमाम पॉजिटिव लिए हैं नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे, मतलब हमने दिस इज अवर चॉइस कि हमने यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लिया है एंड अपवर्ड को नेगेटिव लिया है। तो अगर हम इससे फर्क नहीं पड़ता, यू कैन टेक आइदर वे। तो यहाँ पे नेगेटिव
एन भी नेगेटिव लिया था क्योंकि वो ऊपर की तरफ ऐड कर रहा है, और यहाँ पे जब आंसर नेगेटिव आया तो मतलब है कि एन भी नीचे की तरफ ऐड कर रहा है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द हेल्प सेशन, and this is the end of chapter number 14, and from the next class we will be starting chapter number 15 inshallah, which is about momentum and impulse. So thank you very much for listening.